तेजस का दौरा जरूरी नहीं कि किसी विशेष वस्तु को हासिल करने के लिए था। उसकी प्राथमिकता अकादमी के स्टोर के अंदर की स्थिति को समझना थी और टोही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वह जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहता था। अगर उसे पकड़े जाने का जोखिम उठाना था तो उसे कुछ ऐसा हासिल करना था जो वास्तव में मूल्यवान हो। इसलिए इस समय उसका लक्ष्य यह पता लगाना था कि वहां क्या उपलब्ध है। एक पल के लिए रुकते हुए तेजस ने एक अंधेरे कोने में छिपने के लिए तेंदुए की फ्लैश का लगातार 2 बार इस्तेमाल किया। वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गया और अपनी आभा को पूरी तरह छिपाने पर ध्यान केंद्रित किया। स्वर्ग की विवेकशील आंख और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए तेजस ने देखा कि 8वें क्रम की साधना के साथ गश्त करने वाला राक्षस भी उसे नहीं पहचान सका। जब राक्षस ने अपनी गश्त समाप्त की और दुकान का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया तो स्टोर में केवल तेजस ही बचा था। राहत महसूस करते हुए तेजस ने अपना शरीर फैलाया। उसकी आंखों में सफेद रोशनी की झिलमिलाहट के साथ स्वर्ग की विवेकशील आंख ने स्टोर के अंदर का गहन निरीक्षण किया। स्वर्ग की विवेकशील आंखों की नजर में काउंटर के पीछे की अलमारियां विभिन्न रंगों में चमकने लगीं। प्रत्येक रंग एक अलग विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिक जीवंत रंग अधिक मौलिक ऊर्जा और इसलिए अधिक मूल्य का संकेत देते हैं। तेजस चुपचाप काउंटर के पास गया और उसके पीछे रखे डिस्प्ले केसों को देखा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, लगभग सभी केसों में तीव्र प्रकाश के साथ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत थी। सुरक्षा केवल कैबिनेट के दरवाजे तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये अलार्म सिस्टम से जुड़े हुए थे, जो तेजस ने अपनी स्वर्ग की विवेकशील आंखों से देखा। अपनी साधना स्तर के साथ तेजस इस प्रकार के अलार्म सरणी को आसानी से पार नहीं कर सकता था, कम से कम बिना कोई शोर किए। हालांकि इस बार उसका उद्देश्य केवल अलार्म सिस्टम को करीब से देखना था। अपने अनुभव और अवलोकन के आधार पर वह जानता था कि पर्याप्त समय और निरीक्षण के साथ सरणी को तोड़ना असंभव नहीं था। सुरक्षा के विभिन्न स्तरों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्नता थी। हथियार, पूरक और दवाइयों वाले हिस्से में धातु की अलमारियां थीं, जिनके दरवाजे भारी थे। जीवन यापन की आपूर्ति और पौधों वाले क्षेत्र खुले शैली के थे। पौधे अत्यंत कीमती खजाने नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतें थीं, जिनमें कुछ उपभोग योग्य फल और सब्जियां भी शामिल थीं। बाहर के काउंटरों का निरीक्षण करने के बाद तेजस ने स्टोर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां सबसे बड़ा क्षेत्र था और अलमारियों के बजाय मोटी धातु से बने कई तिजोरियां थीं। तेजस ने महसूस किया कि इन तिजोरियों के पीछे एक अधिक जटिल अलार्म सिस्टम था और धातु की मोटाई कम से कम 1 फुट थी। यहां तक कि एक देव स्तर के विशेषज्ञ के लिए भी इन सुरक्षाओं को चुपचाप भेदना और सामग्री को निकालना लगभग असंभव था। स्टोर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा निस्संदेह कड़ी थी। यहां 6 तिजोरियां थीं और कौन जानता था कि उनमें कौन सी दुर्लभ वस्तुएं थीं। काली अकादमी के छात्रों ने शायद ही कभी उन्हें सीधे देखा हो, और जब वे वस्तुओं को ब्राउज करना चाहते थे तो उनके पास किसी सूची की सहायता होती थी। इन तिजोरियों में रखी सामग्री ही असली खजाना थी और तेजस का अंतिम लक्ष्य भी यही था। तिजोरियों को खोलने के लिए उनकी रक्षात्मक व्यवस्थाओं, खासकर अलार्म सिस्टम को समझना बहुत जरूरी था। जब तक अलार्म चालू नहीं होते तब तक एक मौका था। तेजस ने बाहरी अलार्म सिस्टम से शुरुआत की। उनका पहला कदम स्टोर के अलार्म एरे सिस्टम के सेंट्रल हब का पता लगाना था। काली अकादमी में 1 हफ्ते के अवलोकन से तेजस ने पाया कि राक्षस जाति की व्यूह रचना में दक्षता अभी भी बुनियादी स्तर पर थी। इनमें विशेष रूप से जटिल व्यूह रचनाएं बनाने की क्षमता का अभाव था। यह राक्षस जाति की भयानक शारीरिक प्रतिभाओं के विपरीत था और यही एक कारण था कि तेजस को सफलता की उम्मीद थी। साधारण शब्दों में कहें तो काली अकादमी की विशाल रक्षात्मक प्रणाली भी मूलतः एक एकल बड़ी सरणी थी। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी, लेकिन यह जटिल नहीं थी। इसमें नेस्टेड सरणी का अभाव था, जो वास्तविक रक्षा प्रणालियों का एक आवश्यक घटक है। एक पूर्व देव राजा के रूप में तेजस अपने खाली समय में दिव्य क्षेत्र में ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते थे और ये पता लगाते थे कि किस प्रकार विभिन्न ऊर्जाओं को संयोजित करके अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है, अक्सर सरणियों के उपयोग के माध्यम से। डोलुओग्रा, जहां वे पहले रहते थे, ने सरणियों पर बड़े पैमाने पर शोध किया था, जो अंततः उच्च तकनीक के युग में आगे बढ़ा।
ठंडे हथियारों से आग्नेयास्त्रों तक की प्रगति ऊर्जा सरणियों में एक महत्वपूर्ण सफलता थी, और बुनियादी आग्नेयास्त्रों के युग से उच्च तकनीक के युग में आगे बढ़ने के लिए और भी जटिल सरणियों की आवश्यकता थी। डोलुओ ग्रह की निगरानी की क्षमता खो चुकी थी। जब तेजस वापस लौटा तो महाद्वीप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो चुके थे। उस समय अपनी पत्नी के जीवन को बनाए रखने और उसे वापस लौटने की उम्मीद देने के लिए उसने पूरी तरह से वापस लौटने के बजाय डोलुओ ग्रह पर परिवर्तनों का अवलोकन किया। उसने ऊर्जा सरणियों में प्रगति के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शक्तिशाली दिव्य चेतना के साथ इस ज्ञान को सीखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया था। डोलुओ महाद्वीप के विमान की तुलना में फलन ग्रह ऊर्जा, संसाधनों और जीवन स्तर के मामले में कहीं बेहतर था। इसकी ऊर्जा की तीव्रता दिव्य क्षेत्र से भी मेल खाती थी। हालांकि प्रौद्योगिकी के मामले में यह काफी पीछे था। यह अंतर काफी बड़ा था। इसलिए काली अकादमी की सुरक्षात्मक व्यूह रचना का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद तेजस को यह एहसास हुआ कि जब तक उसके पास पर्याप्त समय है और वह व्यूह रचना के मूल तक पहुंच सकता है, तब तक पूरी अकादमी की अलार्म व्यूह रचना भी उसके खिलाफ प्रभावहीन साबित होगी। इसके लिए समय और गहराई से विश्लेषण की आवश्यकता थी। काली अकादमी की अलार्म सरणी निस्संदेह अकादमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसकी सुरक्षा शक्तिशाली प्राणियों द्वारा की जाती थी। ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन अंदर जाकर बारीकी से निरीक्षण करना एक अलग चुनौती थी। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक उसकी स्वर्ग की विवेकशील आंख आगे नहीं बढ़ी, जिससे वह ऊर्जा परिवर्तनों को और अधिक बारीकी से देख सके और दूर से सरणी का मूल्यांकन कर सके। हालांकि अकादमी स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलग थी। स्टोर के अंदर सुरक्षा के मूल तत्व को खोज निकालना कठिन नहीं था। स्वर्ग की विवेकशील आंखों की निगाह से तेजस ने देखा कि 6 तिजोरियों के भीतर ऊर्जा का उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि इन तिजोरियों की सुरक्षा प्रणाली एक जैसी थी, और अधिक अजीब बात यह थी कि इनमें से किसी ने भी भौतिक ताले और सरणी तत्वों का संयोजन नहीं किया था। ये सभी केवल सरणियों पर आधारित थे, जिसका मतलब था कि ताले भी सरणी का हिस्सा थे, भौतिक ताले नहीं। इससे पता चला कि राक्षस जाति अपनी सुरक्षा प्रणालियों पर पूरा भरोसा करती थी, ये मानते हुए कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। ये भी दर्शाता है कि व्यूह रचनाओं और ऊर्जा के उपयोग के अन्य तरीकों पर शोध की कमी थी। इससे चीजें बहुत सरल हो जाती हैं, तेजस ने सोचा। एक बार कोर सरणी टूट जाए तो यहां सब कुछ हड़पने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तेजस ने अपने स्टोरेज बैग से कागज और कलम निकाले और चुपचाप तिजोरियों में ऊर्जा के उतार चढ़ाव का अवलोकन किया। उसने ऊर्जा परिवर्तनों के पैटर्न की गणना करके कोर सरणी के स्थान का अनुमान लगाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे बाद उसने कोर सरणी की स्थिति का पता लगा लिया। काली अकादमी ने इस मामले में काफी चतुराई से काम लिया था। कोर सरणी 6 तिजोरियों में से किसी एक के अंदर थी, जिसका मतलब था कि उसे कोर सरणी को तोड़ने के लिए पहले उस तिजोरी में प्रवेश करना होगा। ऐसा लगता था कि तिजोरी को खोलने के लिए किसी ऊर्जा कुंजी की आवश्यकता थी, जिसे तेजस संभवतः समझ नहीं सकता था। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, लेकिन तेजस ने धैर्य बनाए रखा। उसने बाहर के काउंटरों के पीछे डिस्प्ले कैबिनेट से पुनः जांच शुरू की। इन कैबिनेट में संग्रहित अधिक मूल्यवान वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की अलार्म एरे थीं, जो तिजोरियों की सुरक्षा प्रणालियों से भिन्न थीं। प्रत्येक कैबिनेट में अलग अलग प्रकार के अलार्म थे, लेकिन वे सभी बहुत समान थे। यह शायद लागत बचाने के लिए किया गया था, या शायद ये आपस में जुड़े या नेस्टेड एरे बनाने में असमर्थ है।